अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। जुमे के रोज हजारों की तादाद में जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में लोगों ने मुजाहरा किया दहशतगर्दी के खिलाफ, क्योंकि हालिया महीनों में अगर आप देखें तो दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, खास करके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके और जो साबका कबायली इलाके हैं। और अगर आप देखें तो जुमेरात के रोज ही जनूबी वज़ीरिस्तान में ही एक सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्दों को मारा गया। और इससे इस बात की रिफ्लेक्शन हो रही है कि जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या इससे जो जुड़े जो ग्रोह हैं, अब बड़ी तेजी से एक दफा फिर पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तो इस तनाजुर में हमने देखा कि पीर के रोज जो कौमी सलामती का इजलास कंक्लूड हुआ, ये 2 रोज तक इजलास जारी रहा और उसमें एक तो मईशत इशू था ये, जिस पर हमने कल भी डिस्कशन की, लेकिन जो दूसरा अहम मामला था वो यही बढ़ती हुई दहशतगर्दी थी और इसमें अहम फैसले लिए गए। वो क्या अहम फैसले हैं उसमें आगे चल के जरूर बात करेंगे, लेकिन शहबाज मेरे ख्याल में एक क्लियर पॉलिसी की डेफिनेटली जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, जिस तरह के ये वाकयात पेश आ रहे हैं। और ये एक लिहाज से अफसोसनाक पहलू भी है कि क्योंकि इससे पहले खास करके आर्मी पब्लिक स्कूल का जब एक वाकया हुआ, कत्लेआम हुआ, तो वहां पर एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा हो गया था कि अब पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बाद में हमने देखा कि फिर कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक कंफ्यूजन रही, फिर वही गुड और बैड जो तालिबान का सिलसिला है वो शुरू हुआ और उसने फिर हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। देखिए, मेरा ख्याल अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है हुकूमत को। मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके ऊपर आगे जाके बात भी करेंगे। तो कुछ वज़रा तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होंगे और कुछ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं अगर वो हथियार फेंक दे। तो अगर इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आएंगी तो उस पर एक तो कन्फ्यूजन रहेगी। दूसरा फिर वो सवाल बार बार सामने आ जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान भी एक बना था, उसकी इंप्लीमेंटेशन क्यों रुक गई? आप पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से, आपको पता है, FATF ग्रे लिस्ट से निकला है। तो ये जो इतने सारे उन्होंने मैकेनिज्म्स इन्होंने डेवलप किए थे कि टेरर फाइनेंसिंग जो है उसको किस तरीके से रोकना है, बहुत ज्यादा इन्होंने सिक्योरिटी को बीफ अप किया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी बिल्डिंग की गई। तो फिर ये किस लिए हो रहा था सारा? क्या वो सारे कागजात में हो रहा था? सडनली क्या होता है? ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का उनका फैसला कि जो उन्होंने दोबारा अटैक करने हैं, तो उनका फैसला था कि उन्होंने अटैक नहीं करने, तो मुल्क में जो वो बिल्कुल अमन था। उनका फैसला कि उन्होंने अटैक करने, तो हम प्री डिफेंसिव लाइन के ऊपर चले गए। तो रियासत की जो इस तरह की पॉलिसीज होती है ना, दो जिसको दरमियान में वो रह के वो खेलते हैं, तो उसका हमेशा नुकसान होता है। और बात यह है कि इन्होंने मुज़ाकरात ना करने का फैसला इन्होंने अब किया, तालिबान पहले कर चुके हैं। ठीक है, उन्होंने वो सीज फायर खुद खत्म करके हमारे ऊपर पहले से अटैक्स वो स्टार्ट कर चुके हैं और उससे सोने पे सुहागा ये होता है। फिर जिस तरह की एक इमरजेंसी क्राइसिस लाइक सिचुएशन होती है, उसमें फिर जो मैनेजमेंट होती है, जो हमने इस्लामाबाद में देखा, जहां पे एक वाकया हुआ कि एक पुलिस एहलकार ने अपनी जान देकर इस्लामाबाद को बहुत बड़ी तबाही से बचाया। उसके बाद हमने दूसरा वाकया ये देखा कि जब ये पता चला कि अभी उसमें कुछ और खतरा है अटैक्स का, तो जिस तरीके से इस्लामाबाद में मैनेजमेंट थी, हमने बजाय कि उसके थ्रेट को हम कम करते, हमने थ्रेट को बढ़ा दिया। तो रियासत और जो हुकूमती अदारे होते हैं उसके अंदर जो इस तरह की लैक ऑफ क्लैरिटी है तो ज्यादा नुकसान करते हैं। लेकिन लेट्स होप के जो कौमी सलामती का कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें एटलीस्ट जो फैसले लिए गए हैं उसमें 2-3 जो बड़ी चीजें हैं, जो सिविल और अस्करी क़यादत है वो तो ये कह रही कि क्लैरिटी है। नंबर 1 कि अब TTP के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, क्योंकि माजी में PTI का जो दौर था उसमें इनके साथ मुज़ाकरात किए गए और वो जो पॉलिसी है कुछ अरसे तक ये जो गवर्नमेंट आई वो पॉलिसी उस ने भी जारी रखी, लेकिन उसके ख्वातिर खा नताइज नहीं निकले। तो अब ये फैसला हुआ है कि कम अज कम कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और अगर मुज़ाकरात होंगे भी तो अफगान तालिबान के जरिए वो बातचीत की जाएगी और अफगान तालिबान को ये रिमाइंड करवाया जाएगा कि उन्होंने जो वादा किया था ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से कि वो अपनी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दों को इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे, और ये रास्ता अपनाया जाएगा। और दूसरा जो इसमें फैसला हुआ है कि जो अफगानिस्तान और अफगान तालिबान है उनसे ये भी कहा जाएगा कि आपने फैसला करना है
कि आपने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है या फिर आपने प्रेफरेंस देनी है कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान की? इस पर आगे चल के भी बात करेंगे। जो और डिसीजंस हुए उसमें अगेन जो नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 का जो कत्लेआम हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल में, उसके बाद हमने तश्कील दिया, उस पर फिर बाद में काम नहीं हुआ, उसको रिवाइव करने की बात की गई है। इसी तरह से जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत ही सूबाई सतह पर एपेक्स कमेटियां बनाई गई थी जिसमें सिविल और अस्करी हुकाम उसमें शिरकत किया करते थे, उनको बहाल किया जा रहा है। और इसी तरह से जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे टारगेटेड जो ऑपरेशन है कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ किया जाएगा। और शहबाज, अब जो आप बात कर रहे थे कि इस क्लैरिटी के बावजूद थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है, और वो कंफ्यूजन क्यों है कि जब कौमी सलामती कमेटी का ये इजलास हुआ तो अगर आप देखें तो वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो एग्जैक्टली वही कह रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या फैसला हुआ। लेकिन वजीर दाखिला जो हैं वो अभी भी इस बात पे मुसर हैं कि शायद कोशिश हो रही है कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो बहाल किए जाएं। तो ये तजाद क्यों है दोनों वज़रा के बयानात में, आइए पहले वो देखते हैं। हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये तय कर चुके हैं कि जो भी ये एक्सपेरिमेंट था, इमरान का अपीजमेंट का पॉलिसी था, वो हम नहीं मानते हैं। हम पाकिस्तान में पाकिस्तान का आईन का रिट कायम करेंगे। जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। जो पुरअमन लोग हैं, जो पाकिस्तान को आईन मानते हैं, जो इधर अमन के तौर पे जीना चाहते हैं, कोई जुराइम में मुलविस नहीं है, वो तो सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन दहशतगर्दों को ना मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, ना हुकूमत माफ़ करने के लिए तैयार है, और ना इस मुल्क के अवाम माफ़ करने के लिए तैयार है। जी, ये आपने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान आपने सुना। राना सनाउल्लाह ने भी इस हवाले से एक बयान दिया था और उन्होंने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। कोशिश तो की जाएगी और की जा रही है कि उन्हें जो है वो टेबल पे लाया जाए, और उन्हें लेकिन टेबल पे आने के लिए पहली शर्त ये है कि वो हथियार रखें और अपने आप को आइन और कानून के ताबे करें। शहबाज ये कह रहे थे कि अभी भी कोशिश हो रही है कि टीटीपी को मुज़ाकरात की टेबल पे वापस लाया जाए, जबकि वज़ीर खारजा कुछ और कह रहे थे कि अब इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी माजी में जो हुकूमत करती रही तहरीक इंसाफ की, उसको नहीं अपनाया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँ कि वो ये कह रहे हैं कि अगर टीटीपी हथियार डाल दे, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम कर ले, तो ये तो नॉन स्टार्टर है, उन्होंने तस्लीम तो करना ही नहीं है। और एक चीज़ जो राना सनाउल्लाह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कही कि उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात अब हम करेंगे, लेकिन तरीकाकार ये होगा कि अफगान तालिबान के जरिए करेंगे। अफगान तालिबान से ये कहेंगे कि आपने जो वादे किए थे उनको पूरा करें। तो थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन आई थिंक कि जो सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप थी कौमी सलामती कमेटी में जो फैसला हुआ था उसमें बिल्कुल क्लियर है कि कम अज कम एज ऑफ नाउ टीटीपी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। देखिए कामरान, मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से एक मौक़िफ़ रहा है, वो बड़ी हार्ड लाइन उन्होंने रखी है अगेंस्ट द टेररिज्म। कंपेयर टू दैट जो पीएमएलएन है इसका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। ये इमरान खान साहब को तो ये तालिबान खान कहते रहे, उनको ताने मारते रहे। अगर इस पार्टी के कुछ जो वज़रा हैं जो भी फेडरल कैबिनेट में बैठे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें तो मखसूस जो ग्रुप्स हैं, रिलीजियस पार्टीज हैं, उनको ये सपोर्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर ओन वोट बैंक। तो ये अभी भी ये जो दोनों जो स्टेटमेंट्स थी बिलावल भुट्टो की भी अपनी ट्रेडिशनल पार्टी जो एक लाइन थी उसके एन मुताबिक थी, और जो सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट थी वो भी आपको पता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह की जो कन्फ्यूजन होती है उससे जो रियासत के जो मामला हैं वो और ज़्यादा बिगड़ते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में आपने देखा कि अब उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो लोग हैं उनके ऊपर टारगेटेड अटैक्स करना शुरू कर दिए, तक उनकी पेनिट्रेशन दोबारा शुरू हो चुकी है। तो ये अभी भी वक्त है, कभी भी कोई चीज़ लेट नहीं होती, अभी भी वक्त है ये लोग समझ जाएं। अच्छा, आपने जो पीएमएलएन की बात की, देखें 2013 में जब ये इंतखाबात जीत के आए तो आपको पता है कि बाकायदा तौर पर पीएमएलएन ने मुज़ाकरात किए उस वक्त कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान थे। वो तो फिर आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, उसके बाद फिर ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। तो ये डेफिनेटली एक हिस्ट्री है। और दूसरा आई थिंक कि जैसे केपी में इस वक्त ये हालत है कि हम वहां पर जो पीटीआई की गवर्नमेंट है और ये इतलात आ रही हैं कि वहां पर अपनी जान बचाने के लिए केपी के जो मिनिस्टर्स हैं वो भत्ता दे रहे हैं, और ताकि टीटीपी हमारे पे हमले ना करे। और दूसरी तरफ ये जो पॉलिसी शिफ्ट अपेरेंटली आया है तो उसके बाद जाहिर है कि कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान उसको पसंद तो नहीं करेगी। तो उन्होंने
इसी हफ्ते एक धमकी आमेज बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने खास करके नून लीग और पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया है और ये कहा है कि ये बुनियादी तौर पर अमेरिका और जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं उनके ईमा पर ये कर रहे हैं, उनके ये गुलाम हैं और अगर उन्होंने अपनी ये पॉलिसी तर्क ना की तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने का वो सोच सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो टीटीपी जो है वो उनको धमका रही है, लेकिन आई एम श्योर कि ये जो फैसले हुए हैं इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बहुत भारी कीमत अदा की है इस वॉर ऑन टेरर में जो आप देखें, और अगर हम यहाँ पर अगेन कोई समझौता करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए जो हमारे नुकसानात हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मजीद जो है इस पर बात करेंगे कि क्या जो पाकिस्तान अपेरेंटली एक पॉलिसी शिफ्ट लाना चाह रहा है क्या वो पाकिस्तान के मफाद में है और क्या वाकई ही हम उस पर अमल दरामद कर पाएंगे या नहीं। जी ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया हमें मुश्ताक यूसुफजई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं और अफगान अमूर के माहिर हैं और ख़ास करके जो साबका कबायली इलाके और मिलिटेंसी को बहुत क्लोजली से देखते हैं। तो मुश्ताक साहब, जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ इस हफ्ते उसमें अहम फैसले लिए गए और इन फैसलों की रोशनी में ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी और ख़ास करके टीटीपी को लेके उसमें एक तब्दीली आ रही है। आपको क्या वो तब्दीली नजर आती दिखाई दे रही है? बहुत शुक्रिया। असल में मुझे समझ नहीं है कि हम तब्दीली किस चीज को कहते हैं। एक तो इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी तालिबान के बढ़ते हुए हमले हैं। तो ये एक आम तासुर है कि जो कि पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान में है और अफगान तालिबान से हमारी बहुत सी उम्मीदें और बरसत थी और जाहिर है कि हमने इन्वेस्टमेंट भी की थी। सारे तालिबान लीडर यहाँ पे थे, फैमिली उनकी यहाँ भी थी, अभी कुछ लोगों की फैमिली यहाँ पे हैं। तो हमारा ख्याल ये था बहुत सारे लोग था पाकिस्तान में कि जब अफगान तालिबान आएंगे तो ये जो सिक्योरिटी के मसले हैं पाकिस्तान के ये खत्म हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में हमने दूसरे ऑप्शन के ऊपर काम ही नहीं किया था। और हम जो है आपको पता है कि पाकिस्तानी तालिबान एक बच्चा वहाँ पे हैं और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ा है और फिर उसके साथ उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया है नेटो और अमेरिकी फौज के खिलाफ। तो अब अफगान तालिबान की पोजीशन इस तरह नहीं है जो हम समझते हैं कि उनको वहां से निकालेंगे या हथियार उठाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात यह कि इस वक्त जो कबायली इलाके हैं जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, मेरे ख्याल में वहां पे कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पे हमने डिस्कशन नहीं की हो और वहाँ के बाजार मार्केट सब खत्म किए गए हैं, वहां पर ज्यादा कुछ सिलसिला नहीं है। इसलिए अब दोबारा ये चीजें बढ़ गई हैं और हमने दोबारा शुरू हो गए हैं। इसके अलावा हमने डिलीजेंस के फल लगाए हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है और बाढ़ लगाई है और ये हमारा यकीन था कि बाढ़ लगाने के बाद पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं ये सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद इतने हमारे लोग शहीद हो गए हैं, लैंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के बिल्डिंग्स का हमारा खर्चा हुआ है और लाखों लोग बेघर हुए, उनके अमलाक को नुकसान पहुंचा। एक मरतबा फिर वही सिलसिला शुरू हुआ है, स्पेशली बाजावर में, मोमन में, खैबर में, शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान में और खुरम में, जो 2014 से पहले था। तो ये अच्छा मुश्ताक साहब, इसमें आपकी बात आ गई, इसमें यह बताइए कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान का मौकिफ है कि जो टीटीपी है ये अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है और अफगान तालिबान कह रहे हैं, जो हुकूमत अफगानिस्तान है वो कह रहे हैं जी कि नहीं, ये आपका दाखिली मसला है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके ख्याल में हकीकत क्या है? तो मैं इसी पे आ रहा था। असल में मसला हमारा है, नाकामियां कमजोरियां हमारी अपनी है कि हम अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते और ये मिलिट्री ऑपरेशन हुए, हमने बाढ़ लगाई और ये एग्जैक्टली वही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है जो 40 साल पहले अफगान हुकूमत की थी। और जब भी अफगानिस्तान के अंदर हमले होते थे बड़े बड़े, तो अफगान हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाती थी कि ये लोग वहां से आ रहे हैं और हमारा जवाब ये होता कि नहीं, हमने बाढ़ लगाई है, हमने फोर्सें बनाई है, हमारे बॉर्डर बिल्कुल सिक्योर है, आप अपने बॉर्डर को सिक्योर कर दें ताकि यहाँ से लोग दाखिल ना हो।
तो मेरे ख्याल में अब हमारी सूरत हाल वही है। एक तो ये है कि अफगान हुकूमत इस वक्त अपने अंदरूनी मसाइल बहुत ज्यादा है और वो हमारे लिए कभी ये नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तानी तालिबान को नाराज करेंगे या वहां से निकालेंगे। अलबत्ता ये है कि अफगान तालिबान दिल से चाहते हैं कि अलकायदा और पाकिस्तानी तालिबान और जितने भी दीगर फॉरेन मिलिटेंट्स हैं वो अफगानिस्तान से निकल जाए, खुद निकल जाए और जितने ये लोग कमजोर होंगे तो अफगान तालिबान लेकिन वो चाहते तो हैं, लेकिन एक्चुअली उनके खिलाफ कोई उस तरह से कार्रवाई नहीं करना चाहते। अब ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इत्तलात हैं कि अफगान तालिबान से ये कहा जाएगा कि आपने पाकिस्तान के साथ रहना है या आपने टीटीपी का साथ देना है। तो आपके ख्याल में ऐसी सिचुएशन में अफगान तालिबान क्या फैसला करेंगे? क्योंकि आफ्टर ऑल जो अफगान हुकूमत है, अफगान तालिबान है, अगर उन्होंने अपने मुल्क को चलाना है, मुआशी एतबार से लैंड लॉक कंट्री है, पाकिस्तान की मदद के बगैर तो वो नहीं चल सकते। तो डू यू थिंक कि वो पाकिस्तान को नाराज करेंगे? अभी तक तो उन्होंने खैर नाराज किया है कि वो टीटीपी के खिलाफ उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत है और अफगान तालिबान के भी जो कमरान है वहां पे वो सबको नाराज कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को नाराज करे या पाकिस्तान के साथ उनके मामलात खराब हो, क्योंकि अभी तक तकरीबन आप देखिए 3 मिलियन के करीब यहाँ पे अफगान मौजूद है पाकिस्तान में और ज्यादातर उनकी जो जरूरियात है पाकिस्तान से पूरी होती है, तो पाकिस्तान को वो नाराज नहीं कर सकते। लेकिन आप ये भी तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान वही अफगान तालिबान वही करेंगे कि आप हमारे साथ है या टीटीपी के साथ है जो अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा था। मेरे ख्याल में हमारी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है कि हम अफगान तालिबान को ये कहें। दूसरी बात यह है कि फिर हमें सबूत देने पड़ेंगे कि वो कब ऐसा हमला हुआ था कि वो लोग वहां से आए थे और वो अफगानिस्तान में ट्रेन हुए थे और उन्होंने ये हमला किया। असल में इस वक्त जितने भी हमले हो रहे हैं कबाई इलाकों में, तो यहाँ पे मुकामी लोग हैं और उनके मराकज है, ट्रेनिंग सेंटर्स है, शुमाली वजीरिस्तान में है, जनूबी वजीरिस्तान में है और हमारी कैपेसिटी जो है। लेकिन मुश्ताक साहब, आप ये ठीक कह रहे हैं कि जो हमले इधर हुए हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर से लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इन हमलों में तेजी अफगान तालिबान के इक्तदार में आने के बाद देखने में आई है? अगर तो ये टीटीपी के लोग पहले ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे तो उस वक्त वो हमले क्यों नहीं कर रहे थे? तो अफगान तालिबान के आने के बाद ही ये इतने ज्यादा एक्टिव क्यों हो गए हैं? कोई लिंकेज तो है ना? असल में पहले तो ये लोग वहां पे एंगेज थे और इनको इतना मसला नहीं था और अभी चूंकि अमेरिका निकल गया है अफगानिस्तान से, सारे फौरन फोर्स निकल गए हैं, तो ये लोग फारिग हो गए हैं और बहुत सारे और भी पाकिस्तानी मिलिटेंट्स थे कि जो अफगान तालिबान के संग लड़ते थे, लेकिन वो सारे वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में। बहुत सारे मिलिटेंट दूसरे से हैं, लेकिन टीटीपी का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। ये लोग क्योंकि वहां फारिग है और उनके बेपनाह मसाइल है। मैं आपको बताऊं कि वहां तो लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं और बहुत सारे टीटीपी के लोग जो उनके पास फैमिलीज है वो दिल से चाहते हैं कि मामला हल हो। जब ये बातचीत शुरू हुई थी तो काफी उम्मीद थे, वो दुआएं कर रहे थे कि ये सिलसिला कामयाब हो, लेकिन अब क्योंकि एक जब ये निकल रहे थे नेटो और अमेरिका, तो हम तो खुशियां मना रहे थे। लेकिन मुश्ताक साहब, अभी आपने जो कहा ना कि वो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स भी जो थे वो भी वापस आ चुके हैं, टीटीपी के लोग भी वापस आ चुके हैं, तो ये तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। या तो फिर इनसाइड कुछ इनके साथ ये लोग मिले हुए थे, इनको फैसिलिटेट किया। सवाल आपसे ये है कि जो बाढ़ का आपने 2 दफा जिक्र किया जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर लगाई गई है, मेरी इतलात कुछ ऐसी है कि जो फॉर एग्जांपल आपका जो ताफ्तान और दालबंदीन वाला जो एरिया 200 किलोमीटर का, वहां पे तो बाढ़ है ही नहीं, और इसके अलावा जहां जहां से उन्होंने बाढ़ काटी भी है अफगान तालिबान ने, हम वो भी दोबारा नहीं लगा सकते क्योंकि दूसरी साइड से फायरिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो बाढ़ थी जिसके ऊपर हमने अरबों रुपया खर्च किया और दुनिया को हमने वहां पे एम्बेसडर्स को जाके ब्रीफिंग दी, देखिए बड़ा सिक्योर हो गया पाकिस्तानी एरिया, अफगानिस्तान से लोग नहीं आ सकते, तो ये बाढ़ किस हद तक इफेक्टिव है और ये क्या पूरी 2200 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उस पर लग चुकी है? मेरे ख्याल में इसका बहुत बड़ा फायदा रहा है, स्पेशली बाजावड़ में और दीर में, मोमन में, खैबर और शुमाली बलूचिस्तान, जनूबी बलूचिस्तान, क्योंकि सारे इलाके फॉरेस्ट बॉर्डर था पाकिस्तान का, ये पहाड़ी इलाके थे, तो लोग जहाँ जाते थे तो वहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे। इन इलाकों में काफी बेहतरी आई है अमन अमान बिहार में और काफी मुश्किल है, लेकिन ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ों के अंदर है, लोग फिर पैदल सफर करते हैं और बाढ़ चूंकि पहाड़ों के ऊपर नहीं लगी
तो जो दूर दराज इलाके हैं तो ये लोग बहुत मुश्किल से वहां पे बाढ़ क्रॉस करते हैं। कुछ ऐसे भी शवाहिद हैं कि इन्होंने बम रख के बाढ़ को नुकसान पहुंचाया या फिर बाढ़ क्रॉस किया। तो चूंकि बहुत बड़ा बॉर्डर है, माउंटेनियस रीजन है, इसलिए आप नहीं कह सकते कि पूरा बॉर्डर जो है वो सिक्योर है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफ जई साहब, अपना इनपुट दिया। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मईशत का रुख करेंगे और खास करके हुकूमत की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान में कई इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो तो हमारे सामने ही है। महंगाई में इजाफा हो रहा है, दूसरा जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें मुसलसल कमी हो रही है और अपने जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको मज़ीद नीचे गिरने से बचाने के लिए जो हुकूमत है उन्होंने हालिया हफ्तों में कई ऐसे इकदाम लिए जिसके नतीजे में जो इंपोर्ट्स करना जो है वो एक मुश्किल मरहला हो गया। और उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि शहबाज पाकिस्तान कोई सेल्फ रिलायंट तो है नहीं कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल है हम खुद वो प्रोड्यूस करें, आपको इंपोर्ट तो करना पड़ता है। अब वो जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, अब उसका नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कई इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं। मसला हमने देखा कि जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने जो अपने पहले तो वर्किंग जो आवर्स हैं वो कम किए, फिर उसको जो जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या असेंबलर्स हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी और अब जो ज़राअत का शोबा है वो भी मुतासर हो रहा है। और ख़ास करके पाकिस्तान के अंदर जो ज़राई आलात और ख़ास करके जो ट्रैक्टर बनाने वाली जो कंपनी है सबसे बड़ी, अब उन्होंने भी अपना जो प्लांट है वो बंद करने का ऐलान किया, बल्कि बंद कर दिया है। तो हो क्या रहा है? देखिए, ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है इसमें 2-3 चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती हैं। नंबर 1, जो कि मैं बारहा इस प्रोग्राम में कहता हूँ, लोगों को समझ नहीं आती थी कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं ये इस किस्म की नहीं है कि जिसको आप कहेंगे ये लग्जरी इंपोर्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा लोग अपनी वो आसाइश के लिए चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, उसका एक कंपोनेंट है, वो 8-10% से ज़्यादा नहीं होता। बट हमारी जो ज़्यादातर इंपोर्ट्स हैं, 80% जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल्स हैं, इंटरमीडिएरी गुड्स हैं, जो कि फिर बाद में फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज होती हैं। वो जो फिर प्रोडक्शन इवन पाकिस्तान में हो रही है उसका माल जो है वो बाहर से आ रहा है। जो आपने एक्सपोर्ट करनी है उसका माल भी ज्यादातर जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं। तो जो हुकूमत थी या है, इन्होंने इस चीज से नजरें चुराई। 8 माह ये एक प्रॉब्लम को डिले करते रहे। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि वन आफ्टर अनदर हर एक जो है बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, जिनकी ज्यादा रिलायंस जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर है, वो अब उनकी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो खत्म होना शुरू हो गए, उन्होंने प्लांट्स बंद करना शुरू कर दिए। इंडस मोटर्स ने अपना प्लांट बंद किया, बाकी 1-2 कंपनीज ने किया। अब मिलर ट्रैक्टर्स ने उसने नोटिफिकेशन दे दिया है उसमें स्टॉक मार्केट में कि जी हमारे पास फाइनेंशियल फ्लो की कंस्ट्रेंट्स हैं, डिमांड भी कम हो गई है, तो हम अपना जो प्लांट है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो बंद कर चुके हैं जुमे से। और ये सूरत हाल यहाँ पे नहीं है रुक रही। मिलर ट्रैक्टर्स का केस या इंडस मोटर्स का केस इसलिए सामने आ जाता है कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनको इन्वेस्टर्स को बताना पड़ता है। पाकिस्तान में बेतहाशा जो फैक्ट्रियां वो बंद हो रही हैं और सिर्फ वही रडार के ऊपर आ रही हैं जो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है। अब इससे जो एक महंगाई का एक तूफान आएगा वो तो अपनी जगह पे है, बेरोजगारी का जो तूफान आएगा वो तो अपनी जगह पे। असल जो प्रॉब्लम अब आना शुरू हो चुका है वो ये है कि इन फैक्ट्रीज के बंद होने की वजह से अब सप्लाईज की शॉर्टेज आएगी। पहले जो कीमतें बढ़ रही थी पाकिस्तान के अंदर वो इसलिए बढ़ रही थी कि जो प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही थी, डिमांड के प्रॉब्लम आ रहे थे अब सप्लाई वाली साइड से। तो जब एक चीज है ही नहीं और जो फिर वो कम तादाद में रह जाएगी, उसको फिर ज्यादा पैसा चेज करेगा, तो फिर आप सोचेंगे पाकिस्तान में कितनी महंगाई होगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर दूसरा जो सेक्टर से इफेक्ट हो रहा है वो आपका हो रहा है कुकिंग ऑयल का और घी का। अब उनके जो रॉ मटेरियल है, जो उनका जो माल है, जैसे सोयाबीन ऑयल है, बाकी चीजें हैं, या तो इंपोर्ट नहीं हो रही, अगर कुछ इंपोर्ट हो चुकी है वो पोर्ट्स के ऊपर पड़ी है, उनको ये लोग रिलीज नहीं कर रहे। 3,58,000 मैट्रिक टन जो सोयाबीन है वो पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। एसोसिएशन ने स्टेटमेंट दी है कि जी हमें लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोल रहे या ओपन अकाउंट के अगेंस्ट आई है तो वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं कर रहे। तो इस सूरत हाल की वजह से अब चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं कि पाकिस्तान अब उस फेज में जा रहा है जहां पे अब लोग वाकई वो जिम्बाब्वे की किसी दौर में मिसाल दी जाती थी ना कि वो बैग्स के अंदर वो जिम्बाब्वेन डॉलर भर के जाते तो एक ब्रेड लेते थे। तो अल्लाह न करे हुकूमत जिस तरीके से सोई हुई है हमें वो सूरत हाल देखनी पड़े कि जहां पे जब ब्रेड लेने जाए तो वो इतनी महंगी हो जाए या हो ही ना। लोगों की आसानी के लिए कि ये हो क्यों रहा है, हो इसलिए रहा है कि जाहिर है कि जब आप
दरामदाद करते हैं तो आप जो दरामदाद के एवज पैसे देते हैं वो आपको डॉलर्स में देने पड़ते हैं, और डॉलर्स हमारे पास क्योंकि डॉलर्स की शदीद शॉर्टेज है तो ये इसलिए इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं या वो क्लियरेंस नहीं कर रही हैं हमारी अथॉरिटीज, क्योंकि आपको डॉलर देना पड़ेंगे। तो ये मेरे ख्याल में वजाहत ज़रूरी है। असल प्रॉब्लम यहां से है। प्रॉब्लम यहां से है क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी ये थी, पहले तो उन्होंने ये किया कि जो इंपोर्ट की परमिशन थी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास चलेगी, कि स्टेट बैंक हर लेटर ऑफ क्रेडिट को देख के उसकी परमिशन देता था इंपोर्ट के लिए। उसका नतीजा ये निकला कि तकरीबन 4 अरब डॉलर की जो एलसीज की डिमांड थी वो पूरी नहीं हो रही थी, या तो वो एलसीज खुल नहीं रही थी या एलसी खुली थी तो उसके खिलाफ की जो अगेंस्ट है वो सेटलमेंट नहीं हो रही थी। फिर एलसी कंफर्मेशन चार्जेस वो बढ़ना शुरू हो गए। अच्छा, इसमें नाज़रीन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या हुकूमत ने अपनी तरफ से एक सोल्यूशन निकाला कि जी अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका किरदार उन्होंने खत्म कर दिया एलसीज की खोलने में, और उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कमर्शियल बैंक्स के साथ। जो 27 दिसंबर का एक सर्कुलर आया उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने ये पाबंदी अब खत्म कर दी है, अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अपनी जरूरियात डॉलर की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए ये एलसी खोलें। अब उसके साथ उन्होंने एक प्रायोरिटी लिस्ट दे दी। ये जो प्रायोरिटी लिस्ट भी दी गई है ये भी अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, और इस लिस्ट में अगर आप से देख लें टॉप पे उन्होंने कहा जी जो एसेंशियल आपकी इंपोर्ट्स हैं, आपकी गंदम है, आपके एडिबल ऑयल है, ये इनके लिए आप सबसे पहले जो कमर्शियल बैंक है वो डॉलर्स देंगी। ये भी नहीं हो रहा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे और वो भी अपने जो है वो फैक्ट्रीज बंद कर रहे हैं। एडिबल ऑयल का भी हमने आपको बता दिया। दूसरा उनका जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं उसके लिए आप इसके बाद डॉलर देंगे, पहले खाने पीने की अशिया, फिर आपकी जो एनर्जी से रिलेटेड दरामद। ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटमेंट है वो ऑन द रिकॉर्ड है। उन्होंने एक प्राइवेट टीवी चैनल पे कहा जी कि अब हालात इस तरफ जा रहे हैं कि शायद पूरे मुल्क ही आपको लोड शेडिंग भी उसमें करनी पड़े। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कल कह दिया कि अब मुल्क के अंदर लोड शेडिंग करना पड़ेगी। तो इस हद तक हालात खराब हो गए। जो आइटम नंबर 1 और 2 है इसके लिए ही डॉलर्स नहीं बच रहे। तीसरा फिर उन्होंने कहा इंपोर्ट्स बाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ये बिल्कुल नहीं हो रहा। और चौथा है जी डेफर्ड पेमेंट्स पे अगर आप ले लें 1 साल के उधार के ऊपर तो फिर आपकी एलसी खुल जाएगी। अब हकीकत में हो क्या रहा है, पहले आपने एक स्कैंडल का सुना था करेंसी मैनिपुलेशन का कमर्शियल बैंक्स का, कि कमर्शियल बैंक्स ने करेंसी की मैनिपुलेशन की और अरबों रुपए का उस पर मुनाफा कमाया, उसके ऊपर आज तक भी जुर्माना नहीं लग सका। अब एक स्कैंडल सामने आ रहा है जो वक्त के साथ वो उसकी डिटेल्स मजीद सामने आएंगी। जब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर इशू किया और उसके बाद मंडे से इसी हफ्ते से स्टेट बैंक ये जो कमर्शियल बैंक्स थी उन्होंने एलसीज की जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दी है। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो 2 काम कर रही हैं जो हमारे जराये से खबरें आ रही हैं। एक तो ये कोई छोटा मोटा कोई इंपोर्टर उसको तो कह रहे हैं कि जी आप ओपन मार्केट से डॉलर लेके आए फिर हम आपकी एलसी खोलेंगे। दूसरा जो बड़ा इंपोर्टर है उसके साथ ये डील्स हो रही हैं कि जो इंटरबैंक का रेट है उसके ऊपर आपकी एलसी कागजों में खुलेगी। एक्चुअली जो एलसी के चार्जेस उनसे लिए जा रहे हैं वो ज्यादा लिए जा रहे हैं और उनको जो फॉर्मल जो उनको एक पेमेंट वो एक रिसीट दी जा रही है वो कम प्राइस की दी जा रही है। तो एक और जो स्कैंडल है वो सामने आ रहा है यहाँ पे कामरान, और ये इशू आके बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और ये इसमें मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि ये बड़ी चंबे वाली बात है कि अगर तो आप डॉलर लेने जाएं, अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन होती है उस वक्त तो इंटरबैंक रेट वो लगाएंगे, लेकिन बल्कि कई मुझे भी जो मेरे बैंक्स थे और ये तो पब्लिक अब नॉलेज में है, जो बैंकों की तरफ से जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं कि जो भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए, डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड के जरिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि इंटर बैंक रेट नहीं बल्कि जो मार्केट रेट है वो हम उसको अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने मार्केट रेट ही अप्लाई करना है तो फिर बैंक बंद कर देना चाहिए ना, फिर इंटर बैंक फिर मेरा ख्याल किस लिए करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक चीज तो क्लियर होगी कि जो डॉलर का जो इस वक्त रेट है इसका मतलब है कि वो मसनूई है, उसको बात ही नहीं रहेगी ना। उसको इसहाक डार साहब ने एक जगह पे रोक के रखा हुआ। अगर वो वाकई जेन्युइनली मार्केट ड्रिवन रेट होता तो फिर इंटर बैंक या बैंक वाले क्यों हमें इस तरह के मैसेजेस करते। देखिए अब दो चीजें हैं। एक तो ये कि आपके साथ ये एक मैनिपुलेशन हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि ये कमजोरी है पीडीएम की हुकूमत की, ये कमजोरी है वजारत खजाना की, ये कमजोरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। इन कमर्शियल बैंकों के ऊपर जुर्माने लगाते भारी, इनके या तो लाइसेंस इनके सस्पेंड करते, इनके जो ट्रेजरार्स हैं उनको वहां से नौकरियों से निकलवाते तो फिर आज ये काम ना होता। चूंकि ये सब मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, नुकसान कौम का हो रहा है, नुकसान आम बंदे का हो रहा है, नुकसान उस मजदूर का हो रहा है वो जिस फैक्ट्री में काम करता है वहां पे मटेरियल नहीं है तो फैक्ट्री बंद हो रही है। मैं आपको एक प्राइम मिनिस्टर के एक अहम जो एक मशीर है उनकी बात बता देता हूं। उन्होंने कहा जी मैं अगले 2 महीने में अगर ये सिलसिला ना ठीक हुआ
तो मैं अपनी फैक्ट्री बंद करने पे मजबूर हो जाऊंगा। ये कोई आम बंदा नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का एक अहम मशीर है। उसने ये बात मुझे खुद बताई है। सूरत-ए-हाल इस हद तक नाजुक हो चुकी है और हमारे हुक्मरान अभी तक सोए हुए हैं। और ये जो सूरत-ए-हाल का आप बात कर रहे हैं, तो बेहतर है कि हम किसी इंडस्ट्री के ही बंदे से उनका मौक़िफ़ जाने और जो ग्राउंड सिचुएशन है उनसे पूछें। तो ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हमें इंडस्ट्री से ही काशिफ ज़िया साहब है वो ज्वाइन करेंगे और उनके सामने ये तमाम सवालात रखेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। काशिफ ज़िया साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। ये चेयरमैन रहे हैं पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की। तो काशिफ साहब, पहला सवाल आपसे, इन 8 महीनों में कैसे इंडस्ट्री जो है वो अफेक्ट हुई है, खास करके ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, क्योंकि ये इतलात आ रही हैं कि कई इंडस्ट्रीज जो हैं जो इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं टेक्निकली बस बंद हो रही हैं अब। जी थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज इनवाइट किया। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जिस सेक्टर से मैं बिलोंग करता हूं, ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल की वैल्यू एडिशन की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। और पिछले 8 महीने से पहले के अगर नंबर देखे जाए हमारी एक्सपोर्ट के, स्पेशली इस पर्टिकुलर सेक्टर के, गारमेंट्स के सेक्टर के, तो 35% ग्रोथ के साथ ये सेक्टर था। और ये हम इस लेवल पे जा रहे थे कि हमारी फैक्ट्रीज में एक्सपेंशन हो रही थी, हम मशीनरीज इंपोर्ट कर रहे थे और हमें यह था कि आने वाले वक्तों में हम बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं या तो उसके बराबर जा रहे हैं या हम उसको काट लेंगे। और इसी बेस के ऊपर हमारी एक्सपेंशन सारी जारी थी। लेकिन 8 महीने के बाद के अगर लास्ट नवंबर के नंबर्स देखे जाए एक्सपोर्ट के और उसको कंपैरिजन किया जाए लास्ट ईयर नवंबर के साथ, तो ये 35% ग्रोथ वाला सेक्टर -18% पे जा चुका है। और इस टाइम पे सूरत हाल ये है कि 50 to 60% फैक्ट्रीज शट डाउन पे है अपनी कैपेसिटी के। बैरूनी मंडियों से अगर ऑर्डर्स की बात की तो हमारे बड़े रिटेलर्स हैं वो पाकिस्तान से मुंह मोड़ चुके हैं। अभी इस टाइम पे ऑर्डर्स बांग्लादेश जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वहां पे शिफ्ट हो चुके हैं। और इस टाइम पे सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है, हमने तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमने गवर्नमेंट से अपील की है कि खुदारा इस मैटर को सीरियसली टेकअप करें कि कस्टमर अब ये कहना शुरू हो गए, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का, ये कहते हैं कि एक ऐसा मुल्क जहां पे आप गारमेंट्स के ऊपर जो लेबल लगने हैं, जो सिक्योरिटी अलार्म्स लगने हैं, जो बटन्स लगने हैं, उसको $500 $1000 की जो एलसी ओपन करने की आपकी सकत नहीं, आपकी पोजीशन नहीं है, तो हम किस तरह आपके ऊपर रिलाई करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर जो है वो आपको प्लेस करें। तो इस टाइम पे सबसे बड़ी जो सिचुएशन ये बिल्कुल एक बड़ी एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अभी कुछ तो हम खबरें सुन रहे हैं ना कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वो बंद हो रही हैं क्योंकि हम वहां पे उनको नोटिस देना पड़ता है। आपके ख्याल में अभी जो आप फरमा रहे हैं कि 50 से 60% तो अपनी कैपेसिटी के ऊपर चल रही है या इतनी उनकी कैपेसिटी कम हो चुकी है, प्रोडक्शन तो अभी भी कर रही है, कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में या महीनों में बंद हो जाएंगे अगर ये सूरत हाल ना ठीक हुई तो? देखिए, इस टाइम पे मैं किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑब्वियसली एक मार्केट में एक वो चीज जाती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फैसलाबाद के जितने टॉप इंडस्ट्रीज हैं वो इस टाइम पे शट डाउन की पोजीशन पे है। और जो सूरत हाल कर दी है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक जैकेट के ऊपर बटन लग रहा है और वो 2 करोड़ का अगर कंटेनर तैयार पड़ा है और $1000 की एलसी के ऊपर उसके ऊपर बटन लगने हैं, वो इंपोर्ट नहीं होके बटन नहीं लगेगा तो एक्सपोर्ट कैसे होगी? इस टाइम पे पाकिस्तान में फॉरेन जो रेमिटेंस है वो आने के 2 ही जरिए हैं। एक तो फॉरेन रेमिटेंस जो आपका बैरूनी मंडियों में जो हमारी लेबर गई हुई है वो बेचते हैं, ठीक है, और दूसरे जो है जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है हम अर्न करके देते हैं। तो अगर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं होगी, रॉ मटेरियल इंपोर्ट के ऊपर आप बैन कर देंगे या एलसीज ओपन नहीं करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो आपके पास कैसे डॉलर्स मुल्क में आएंगे? जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ अच्छा, ये अभी जो सूरत हाल है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर किया है, उसके बाद एक बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ा इस पे खुशी का इजहार किया था जी कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो एलसी खोल देंगी। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है जब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो कमर्शियल बैंकों के पास चली गई है? आपको मैं पिछले पूरे वीक की सिचुएशन बताता हूं जो कि आज फ्राइडे को क्लोज हो रहा है। फैसलाबाद के अंदर हार्डली किसी एक बंदे की कोई एलसी खुली होगी, कोई $5000 से $10,000 की, अदरवाइज किसी बंदे की ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर ना स्मॉल मीडियम तो भूल ही जाए,
किसी बंदे की ना एलसी खुली है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है। वो बात ये कर रहे हैं कि जी हमें पॉलिसी अभी क्लियर नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं। और कमर्शियल बैंक्स को मैं कहूंगा कि स्टेट बैंक ने बहुत बड़ा जुल्म किया इंडस्ट्री के साथ कि पहले ये एलसीज खुद खोल रहे थे और अभी कमर्शियल बैंक्स को दे दिया है। और कमर्शियल बैंक्स ने जिस तरह मैनिपुलेट किया है एक्सचेंज रेट को 5 से 6 महीने पहले, और हमने स्टेट बैंक को बारहा बोला कि हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को जो लूटा गया है वो कमर्शियल बैंक्स ने इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाया। और वंस अगेन स्टेट बैंक ने ये चीज है ये कमर्शियल बैंक्स को दे दी है। और अब कमर्शियल बैंक्स इस चीज को मैनिपुलेट करेंगे, उनका जिसको दिल चाहेगा वो देंगे, जिस रेट पे कहेंगे देंगे। और सबसे पहले जो बैरियर लगा है वो ये है कि एलसी खोलने के लिए अप्रूवल, और नेक्स्ट जो बैरियर होगा वो निगोशिएट करेंगे एक्सचेंज रेट को कि इंपोर्ट की अगर एलसी खोलनी है तो वो किस रेट के ऊपर ओपन होगी। और अगर इस तरह की सिचुएशन है तो मेरे ख्याल में जो थोड़े बहुत हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट जारी है वो आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में नहीं, कुछ दिनों के अंदर ये भी एक्सपोर्ट बंद होने जा रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तो फैक्टर था। काशिफ साहब, ये जरा बताएं कि इसका हल क्या है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 5.6 अरब डॉलर तक आ गए हैं और मजीद भी उसमें कमी आने का इम्कान है, क्योंकि हम ज़ाहिर है कि पेमेंट्स भी करते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में वे आउट क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक डॉलर बचाने की कोशिश कर रही है। आपके पास कोई उसका बेहतर हल है कि हम डिफॉल्ट भी ना हो और आपका काम भी चलता रहे? बेहतर हाल ये है कि हमने गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया है कि कोई भी एक्सपोर्टर है उसको एटलीस्ट 35% इंपोर्ट करने की अगेंस्ट देयर एक्सपोर्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं $100 की कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे $35 का, फॉर एग्जांपल अगर मैं $100 की कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे $35 का अलाउ करें कि मैं इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकूं और उसको एक्सपोर्ट करूं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होके री एक्सपोर्ट हो रही है उसका अलाउ कर दें। ठीक है, मुश्किल हालात है, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, आप दूसरी चीजें ना इंपोर्ट करें, लेकिन अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएंगे, तभी हम फूड आइटम्स खरीद सकेंगे, तभी हम ऑयल खरीद सकेंगे। जिस तरह गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी की है कि पहले फूड आइटम्स को कर दिया, एसेंशियल आइटम्स को कर दिया, उसके बाद पेट्रोलियम को कर दिया। कथा कलामी हो रही है। ये जो स्टेट बैंक का सर्कुलर है उसका पॉइंट नंबर ये 3 है, इंपोर्ट्स बाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, इसमें तो उन्होंने परमिशन दी हुई है आपको। लेकिन कमर्शियल बैंक्स इस टाइम पे उनकी इजारादारी बन गई है। वो किसी बंदे का पूरे हफ्ते के फिगर देख, वीक में जो कमर्शियल बैंक्स ने गुजारा है, किसी हार्डली मेरे ख्याल में 1 या 2 इंडस्ट्रीज की कोई छोटी छोटी एलसीज ओपन हुई होंगी, अदरवाइज किसी के रॉ मटेरियल या लोगों की फैक्ट्रियों में कंटेनर्स खड़े हैं। ऑलरेडी काम कम है, काम वो कर नहीं रहे। लेबर को अभी तक हमने बेरोजगार नहीं किया, उनको शिफ्ट की जो टाइमिंग है वो कम की है कि चलें जितना हम सर्वाइवल में जा सके हम जाए, हम आखिरी हद तक अपनी जंग लड़ेंगे। और इस टाइम पे हम ये कह रहे हैं कि हम पूरा जहाद कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और अपनी लेबर को भी हम सर्वाइवल के ऊपर लेके जा रहे हैं। और मैं पूरे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सल्यूट करूंगा अगर इस हालात में भी कोई अपनी फैक्ट्री की कोई 10 मशीनें भी चला रहा है तो वो एक बहुत बड़ा जहाद कर रहा है। बहुत शुक्रिया काशिफ ज़िया साहब, आपने मौक़िफ़ सूरत हाल है। एक तरफ पाकिस्तान, वैसे तो इसहाक डार साहब को ये अच्छा नहीं लगता कि आप ये गर्दान दोहराएं कि पाकिस्तान दिवालिया होगा, लेकिन हालात आपके सामने हैं, क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं और जो हमारा एक रिएक्शन है कि किस तरीके से इन मसाइल से निकलना है, उससे तो जाहिर हो रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब देखना है कि गवर्नमेंट इस सारी सूरत हाल से कैसे निकलती है। कल भी हमने जिक्र किया था कि अब गवर्नमेंट जो है हाथ पांव मार रही है, अगेन अपने दोस्त ममालिक के पास जा रही है, IMF से मिलते कर रही है कि आप शराइत जो है वो थोड़ी कम करें, लेकिन हमने खुद अपनी जो है कुछ सेल्फ करेक्शन नहीं करनी। जब तक नहीं करेंगे कुछ अरसे के लिए तो टाइम बाय कर लेंगे, लेकिन अगेन कुछ अरसे के बाद उससे भी बुरी सूरत हाल हमें फेस करना पड़ सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।